हेलो एवरीवन, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और मैं आज आपको एक छोटा सा डिफरेंस समझाऊंगा जो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं, मौलिक अधिकार, जो भारतीय संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं और इन्फोर्सिएबल बाय द लॉ है, इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर जा सकता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंदर जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि इसमें जो रिट जारी करते हैं फंडामेंटल राइट के लिए, इस रिट की पावर जो होती है वो हाई कोर्ट की ज़्यादा होती है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट के लिए तो रिट जारी कर सकता है, लेकिन अदर लॉ के लिए भी ये रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ तक आपको सबको बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, सीधे आते हैं आर्टिकल 21 पर। आर्टिकल 21 जो कि संविधान के फंडामेंटल राइट में आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखिए ये क्या है फंडामेंटल राइट, इसका वायलेशन होगा तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्या इसको रोका जा सकता है? हाँ, रोका जा सकता है। कैसे रोका? कौन रोकेगा? गवर्नमेंट रोकेगी। कैसे रोकेगी? प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ। अब प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ है कि प्रेस्क्राइब लीगल प्रोसीजर है। ये क्या है? प्रेस्क्राइब लीगल प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर गलत भी हो सकता है, ये प्रोसीजर सही भी हो सकता है। तो कैसे रोका जा सकता है? प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ। इधर मैं आपको बताता हूं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ। अब देखिए ये प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ है, इसमें ये अंतर है कि ड्यू प्रोसेस का मतलब यह है कि जो भी प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, जो भी प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है वो फेयर है, वो जस्ट है और नॉट आर्बिट्री है, नॉट आर्बिट्री। इसका मतलब ये है कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये हमेशा ही हमारे इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी को बढ़ावा देगा, फेयर है, जस्ट है, नॉट आर्बिट्री। किसी एक बंदे द्वारा या किसी एक पार्टी द्वारा ये आपके ऊपर थोपा नहीं जाएगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ज़्यादातर आजकल जो केसेस हैं वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करता है, वो उसको देखता है क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कोई भी लॉ है या प्रोसीजर है। सो अभी इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर हम लोग जो भारतीय संविधान में हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं कि देखिए ये प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ जो गवर्नमेंट के द्वारा है, ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। इसका मतलब ये फेयर भी हो सकता है, जस्ट भी हो सकता है, नॉट आर्बिट्री भी हो सकता है और ये आर्बिट्री भी हो सकता है। तो इसमें दोनों कंडीशन है कि इसमें प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ में दोनों कंडीशन है, इट मे बी आर्बिट्री, इट मे नॉट बी जस्ट, इट मे नॉट बी फेयर, इट मे बी फेयर। तो दोनों कंडीशन है, ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। इसका कई बार भारत में जो सरकारें फ़ायदा उठाई हैं पास्ट में, इससे फिर जुडिशियली इंटरप्रिटेशन के द्वारा संविधान का धीरे धीरे से इवोल्यूशन हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर आ गया केशवानंद भारती के केस के द्वारा, जो कि 13 बेंच की जो बेंच थी, जिसके अंदर 1973 में आया था ये, इसने बेसिक स्ट्रक्चर की नींव रख दी। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स हमेशा फेयर है, जस्ट है, नॉट आर्बिट्री है। इट मे बी फेयर, इट मे बी जस्ट, इट मे बी आर्बिट्री और इट मे बी नॉट आर्बिट्री। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ मे बी जस्ट और आर्बिट्री, फेयर और मे नॉट बी
और मे नॉट बी जस्ट फेयर। इसका मतलब यह है कि प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ ये है कि इट जस्ट भी हो सकता है, ये फेयर भी हो सकता है और आर्बिट्री भी हो सकता है। ठीक है, मतलब दोनों कंडीशन है। इसमें क्या सही सही है, मतलब जो भी लॉ है वो इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इनको सब देखा जाएगा और ये सही सही है। ये क्या सही भी हो सकता है, सही गलत भी हो सकता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए होपफुल रहेगी। धन्यवाद।